नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी के 400 पार के झूठ के प्रोपेगेंडा को जो उत्तर दिया है, उसे भारत के चुनावी इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। साल 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले मोदी की टीम ने गोदी मीडिया के जरिए पूरे देश में यह फैलाने की कोशिश की कि अब की बार 400 पार। ऐसे में लोगों को भरोसा दिलवाया गया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 72 से 75 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाने वाली हैं। टीवी समाचार चैनलों का काम था कि झूठ की हवा से बने इस गुब्बारे को फाड़ दिया जाए, मगर टीवी ने इस हवा को अपने पूरे गाजे बाजे के साथ फैलाया। चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल ने तक यही दिखाया। कुछ एग्जिट पोल ने तो भाजपा को 400 सीट तक दिलवा दी, मगर जब रिजल्ट की बारी आई तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के 400 पार के गुब्बारे को पूरी तरीके से फाड़ दिया। नरेंद्र मोदी के झूठ के घमंड को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से इंडिया ब्लॉक को 43 लोकसभा सीट पर विजेता का दर्जा हासिल हुआ है। इसमें से 37 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया है, तो 6 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो उसे लोकसभा की कुल 36 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें से 33 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं और 3 सीट भाजपा के सहयोगियों के खाते में गई हैं। पत्रकार उमर राशिद दवायर पर लिखते हैं कि साल 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले 28 सीटें कम मिली हैं और साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 37 सीटें कम मिली हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश जिस तरह से भाजपा के गढ़ में तब्दील होता जा रहा था, उस गढ़ को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने मिलकर के तोड़ दिया है। केवल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के हर एक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के वोट प्रतिशत में साल 2019 के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। मतलब उत्तर प्रदेश की केवल एक लोकसभा क्षेत्र के अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में जितने लोगों ने भाजपा को साल 2019 में वोट दिया था, उससे कम लोगों ने साल 2024 में वोट दिया है। साल 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 49% के आसपास था, वह घट करके 41% पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी को तकरीबन 33% के आसपास वोट मिले हैं और उसके वोट में साल 2019 के मुकाबले करीब 15% का उछाल आया है। मगर यहां पर एक तथ्य पर ध्यान दीजिएगा कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, मगर उसे उत्तर प्रदेश का करीब 9.4% वोट हासिल हुआ है। अगर मायावती के पार्टी ने भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा न किया होता तो मुमकिन था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा सीट के नीचे पर सिमट जाती। और अगर गोदी मीडिया ने भाजपा के लिए टीवी के जरिए चुनाव कैंपेनिंग ना की होती, बल्कि जमीन की असली हकीकत को बताई गई बात होती, तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। उत्तर प्रदेश की हार का नरेंद्र मोदी पर इतना गहरा असर था कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद जब अपना पहला भाषण दिया तो उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं किया। उस उत्तर प्रदेश का जिसकी जनता ने 2 बार नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुमत के पार पहुंचाया था। सबसे बड़ी बात तो यह कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की हार शायद इतनी ज्यादा गहरी थी कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जय श्री राम तक नहीं बोला, शायद अपना भगवान ही बदल लिया हो, जय जगन्नाथ का नारा दिया। पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव आउटलुक में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की हार मामूली नहीं है। उत्तर प्रदेश की हार ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुमत से तकरीबन 32 सीट पीछे, यानी काफी पीछे रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के चलते इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र से यूपी में निशाना लगाया गया है। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऐसे 35 उम्मीदवारों की सूची अमित शाह को पकड़ाई थी जिनके बारे में वे हार जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने उन सबको टिकट दे दिया था। यूपी के आम मतदाता पूछ रहे हैं
कि ऐसे में महंत जी की क्या गलती। संघ के लोगों का कहना है कि दूसरी विचारधाराओं के नेताओं, भ्रष्टाचारियों और दलबदलुओं को पार्टी में शामिल करना बड़ी भूल थी। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ की विदाई की जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को मात देने की कहानी चुनावी इतिहास में काफी दिनों तक याद की जाएगी, तो अयोध्या में भाजपा की मात देने की कहानी तो अमर हो गई है। एक बात गौर करने लायक है कि जब साल 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, तो उसके बाद जब साल 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस दौरान भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मित्रसेन यादव ने भाजपा को हरा दिया था। और अब की बार भी गजब हो गया। भाजपा ने अयोध्या के राम मंदिर को केंद्र में रखकर साल 2024 के चुनाव का सारा ताना बाना बुना था, हर एक योजना बनाई थी। धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर बरगलाने वाली भाजपा ने धार्मिक अनुष्ठानों को नकारते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया, राम मंदिर का मुद्दा बना करके चुनाव प्रचार किया। टीवी और सड़क के विज्ञापनों के जरिए लोगों में यह भरने की कोशिश की कि लोग वोट देते समय कम से कम राम मंदिर को ध्यान में रखकर वोट दें। भाजपा के सारे हथकंडे फेल हो गए। भाजपा अयोध्या में ही हार गई। अयोध्या का हारना केवल एक सीट का हारना नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी सांकेतिक हार है जो आने वाले दौर में एक कहानी की तरह कही जाएगी कि जिस अयोध्या पर भाजपा की पूरी राजनीति टिकी हुई थी, उस अयोध्या में 30 साल के बाद जब राम मंदिर बना तो भाजपा अयोध्या ही हार गई। लोग शायद यह भी कहानी बनाए कि अंततः भगवान राम ने इंसाफ किया। जब भी राम मंदिर को लेकर के बात हो, तो यह बात गौर करने लायक है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर आया फैसला न्यायिक इतिहास का सबसे कमजोर फैसला है। जाकर के राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया, जो फैसला दिया गया है उसको पढ़िएगा। उस फैसले में साफ साफ लिखा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना आपराधिक कृत्य था। मतलब जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया, जिन्हें कार्यसेवक कहा जाता है, वह दरअसल क्रिमिनल थे। बाबरी में मूर्तियों को रखना गैर कानूनी था। बाबरी मस्जिद के नीचे से राम मंदिर जैसा कुछ भी नहीं मिला है। यह बात भी स्थापित नहीं होती है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। यह सारी तार्किक बातें लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला दिया। अपने फैसले में लिखा कि वह आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, कंप्लीट जस्टिस करते हुए यह जरूरी समझती है कि मुसलमानों के साथ हुए अन्याय को न्याय में तब्दील किया जाए। उन्हें दूसरे जगह पर मंदिर बनाने की जमीन दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला था। उस राजनीतिक दबाव में जिसे 30 साल से भारत के हिंदुओं के मनों में भाजपा ने भरा था। इस हिसाब से समझिए तो अयोध्या में हारना भाजपा की बहुत बड़ी हार है। जिस सांसद ने अयोध्या में भाजपा को हराया है, वह सांसद दलित समुदाय से आते हैं, जाति के पासी हैं, अवधेश पासी। इस परिप्रेक्ष्य से अयोध्या में मिली भाजपा की हार भारत के इतिहास में एक शानदार कहानी बनकर के कई बार बोली जाएगी और कई बार दोहराई जाएगी। अब बनारस पे चलिए। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे तैसे चुनाव जीत पाए। नरेंद्र मोदी ने महज 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीता है। इतने कम अंतर से अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। नरेंद्र मोदी ने इस मामले में भी रिकॉर्ड बना दिया है। अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बनारस में जिस तरीके से घरों को उजाड़ा गया है, सैकड़ों लोगों को विस्थापित किया गया है, हजारों वर्ष पुरानी गलियां तोड़ी गई हैं, जिस तरीके से बनारस के घाट बर्बाद हुए हैं, 200 से ज्यादा विग्रह तोड़े गए हैं, मकान तोड़े गए हैं, इन सब ने लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी भरी है। अब की बार जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक नई परियोजना के नाम पर रिहायशी इलाके को कब्जाने की कोशिश की गई, तो लोग भड़क गए। इन सब का असर बनारस के चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। राजनीतिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अभय कुमार दुबे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की रणनीति काम कर गई। चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के चलते अल्पसंख्यक वोटरों का बंटवारा नहीं हुआ।
मायावती की सक्रिय राजनीति में भाजपा की कठपुतली बनने का जो काम है उसको सब लोग देख रहे हैं। इसलिए दलित वोटर को भी उत्तर प्रदेश में एक ध्रुव की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उस बिंदु की जरूरत को पूरा किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करीब 19% वोट मिले थे। अब की बार महज 9% वोट मिले हैं। इन 9% वोटों में भी इंडिया ब्लॉक के कुछ सीट कम किए हैं, मगर उसके बावजूद भी बसपा का 10% वोट शेयर खिसका है। यह खिसक करके सपा और कांग्रेस के पास जाता हुआ दिखता है। तमाम राजनीतिक जानकारों की बातों को अगर निचोड़ कर बताया जाए तो बात यह है कि भाजपा के साथ हिंदुत्व तो हमेशा से रहते आया है और इसके साथ साल 2014 में भाजपा ने लोगों के वर्गीय आकांक्षाओं पर चुनाव लड़ा था। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने गैर यादव और गैर मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में मोड़कर चुनाव लड़ा था, मगर अब की बार मामला गड़बड़ा गया। पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुल 62 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की जमीन पर चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे। इसमें से 32 पिछड़ी जाति से आते हैं, 16 दलित उम्मीदवार थे और पिछड़ी में जो 32 पिछड़ी जाति से आते हैं उसमें से 20 ने और दलितों में 7 ने चुनाव जीत लिया। इसके चलते समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतने सीट मिले कि 20 साल पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी का कमान संभाल रहे थे तो 35 सीट मिले थे, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। जिन पिछड़ी जाति के 32 उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं उनमें से केवल 4 यादव थे, बाकी वर्मा, निषाद, पटेल, जाट, कुशवाहा, पाल, राजभर, गुर्जर प्रत्याशी थे। 4 मुसलमान और 10 स्वर्ण प्रत्याशी थे। जातियों का यह गठजोड़ समाजवादी पार्टी के लिए काम कर गया। साल 2017 की विधानसभा चुनाव और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गैर यादव और गैर जाटव दलित समुदाय को अपनी तरफ मोड़ने का जो काम किया था वह काम साल 2024 के चुनाव में पूरी तरह से बिखर गया। यह वह रणनीति है जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा का घमंड तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ने का काम किया है, मगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के हार की सारी व्याख्या केवल रणनीति से नहीं की जा सकती है। रणनीति तो जो माहौल बनता है उसके बुनियाद पर खड़ी होती है। हिंदी प्रदेश में नरेंद्र मोदी को लेकर के अगर लार्जर देन लाइफ वाली छवि बनी है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव ने यह भी बताया है कि उनकी बहुत बुरी छवि भी है। बहुतेरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी के कार्यकाल में लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं, आम लोगों का जीवन स्तर पहले से भी ज्यादा बदतर हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कम आमदनी की परेशानी से लोग तड़प रहे हैं। इन परेशानियों को हिंदू मुस्लिम नफरत से भटकाया तो जा सकता है मगर खत्म नहीं किया जा सकता है। अब अंत में चलते चलते एक मार्के की बात सुनिए। बीबीसी के साथ बातचीत के दौरान राजनीतिक जानकार योगेंद्र यादव बताते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दलों की वजह से लोकतंत्र बहुत गहरे स्तर पर मौजूद है। जब क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। साल 2024 के चुनाव में यह दिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी जैसी क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। इनकी मजबूती बताती है कि लोकतंत्र बहुत गहरे स्तर पर भारत में घुसा है और भारत कभी भी सोवियत संघ जैसा विघटन इसलिए नहीं देख सकता है। ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ जैसा विघटन इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि भारत में क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाले होते हैं वह बहुत मजबूती तरीके से भारत में मौजूद हैं, जैसे समाजवादी पार्टी। शुक्रिया।